Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक YouTube वीडियो में रिव्यू करते हैं and that person gets rewards. Total rewards that are being distributed over this 50 days streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program, SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so आज एक केस स्टडी थी, इसको एक बार केयरफुली रीड कर लो, आराम से वीडियो को पॉज करके इफ़ यू वांट टू रीड इट वुड बी बेटर बिकॉज इसके बाद हम सीधा डिस्कशन पे जाएंगे. काफ़ी लंबी केस स्टडी है तो मैं आपके लिए रीड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी होगा. आप वीडियो को पॉज करके इस केस स्टडी को पूरा पढ़ लो. अगर आप चाहते हो कि आराम से बैठ के केस स्टडी को पढ़ के अपना खुद का एक आंसर लिखना आपके लिए बेटर रहेगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस केस स्टडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एनीवेज, द पार्टिसिपेशन टुडे वाज वेरी गुड. ऑल्दो थोड़ा सा कम इसलिए हुआ है पार्टिसिपेशन, रफली अबाउट 500 कमेंट्स, क्योंकि आज एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्वेश्चन 2 घंटे लेट पोस्ट हुआ था. वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे के बाद सिचुएशन ठीक हो गई थी. द बेस्ट आंसर ऑफ द डे इज बाय हनान मलिक. अ वेरी गुड आंसर हनान. इसको रिव्यू करने के लिए आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार एक बेसिक स्ट्रक्चर इस केस स्टडी का समझा देता हूँ. लिख के समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत लंबा स्ट्रक्चर होगा. मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, आप उससे आइडिया लगा सकते हो. यहाँ पर हमें इतना पता है कि रघु एक एरोगेंट पर्सन है, वो हैज़ अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, काफ़ी जिद्दी है. एक मिनिस्टर है, कुछ एमएलएज हैं जो कि इसके सपोर्ट में, इसके फादर के सपोर्ट में है, और एक डीएम है जो कि आपको ये रोल दिया गया है. आप एक धर्म संकट में हो, एक एथिकल डिलेमा में हो कि रघु को पैरोल दिया जाए कि नहीं दिया जाए. जो एमएलएज हैं, जो मिनिस्टर है, वो सपोर्ट में है रघु को पैरोल देना चाहिए बिकॉज रघु के फादर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और पॉलिटिकल पर्सन है, काफ़ी जाने माने इंसान है अपने एरिया के. उनके इन्फ्लुएंस में आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि रघु को पैरोल दे दो क्योंकि रघु ने काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो कि सही नहीं है और उसकी वजह से उनको जेल में डाला गया है. यहाँ पर स्टेक होल्डर्स, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप हो, रामदास है, उनका बेटा रघु है, आत्माराम उनकी बेटी शांति है, सोसाइटी एट लार्ज, ये आपके स्टेक होल्डर्स हो गए मेजरली. अब डीएम के सामने चैलेंजेस सबसे पहले हमें बताने हैं. चैलेंजेस क्या है कि देखो, या तो वो सुनेंगे बात को मिनिस्टर्स और एमएलएज की टू गिव पेरोल टू रघु, तो एक चैलेंज है. नहीं सुनेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो एक चैलेंज है. यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक एपैथी की बात आप लिख सकते हो. शांति और उनकी फैमिली के लिए प्रोटेक्शन एक चैलेंज है. टू इंश्योर कि रघु दोबारा कोई क्राइम ना करे क्योंकि रघु के इंटेंशंस और उनके एक्शंस और एंटिसिपेशन आपको हो रही है कि रघु वापस जाके शांति की तरफ कोई क्राइम करेगा. देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट, आपको नेगेटिव वाइब आ रही है. देयर इज रूल ऑफ लॉ वर्सेस वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यहाँ पे चैलेंज है एक. पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है, वुमेन सेफ्टी इन द डिस्ट्रिक्ट, जिसको इंप्रूव करने के लिए आप काम कर रहे हो. डिस्ट्रिक्ट के एसपी भी आपके साथ काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल ये चैलेंजेस में आप काउंट करोगे. अब देखो, आपके पास डिसीजन क्या है. या तो आप रघु की पेरोल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो तो उसकी कुछ मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं. मेरिट्स ये हैं कि अगर आप रिजेक्ट कर देते हो रघु की पेरोल को तो यू विल बी प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ शांति एंड अ फादर, या शांति एंड अ फैमिली आप कह सकते हो. इट शोज दैट योर अनबेंडिंग एटीट्यूड टू हायर प्रेशर्स इज इंटैक्ट. डीमेरिट हो सकता है नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट एज यू आर एक्टिंग बेस्ड ऑन इमोशंस दैट ही विल डू अ क्राइम, जबकि जरूरी नहीं है कि वो क्राइम करे. यू डोंट हैव टू हेट अ क्रिमिनल, यू हैव टू अपोज अ क्राइम. दूसरा सिचुएशन ये बन सकती है कि यू कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड एमएलएज एंड गिव पेरोल फॉर 3 months टू रघु. इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जो रघु का भी कुछ हक बनता है कि अगर पेरोल के लिए एलिजिबल है तो उसे पेरोल मिल जानी चाहिए, स्पेशली टू कंडक्ट द लास्ट राइट्स ऑफ द मदर एंड टू टेक केयर ऑफ इल फादर. आपके गुड रिलेशन भी बनेंगे विद द मिनिस्टर एंड एमएलएज. और यहाँ पे चैलेंजेस जो डीमेरिट्स हैं इस केस में, अगर आप एक्सेप्ट करते हो पेरोल रिक्वेस्ट, तो ये होगा कि शांति और उसकी फैमिली की जो लाइफ है इट इज़ एट रिस्क, उनकी सेफ्टी इज एट रिस्क, and there is a crisis of conscience as you have acted against your conscience. तीसरा जो सिचुएशन है वो है बीच का रास्ता. You will discuss the matter with the minister regarding the payroll time and try to reduce the payroll time. और अगर कन्विंस कर पाओ आप मिनिस्टर को, जो कि फैक्ट्स के ऊपर काम करता है, जो कि एक अच्छा इंसान है ऐसा हमें बताया गया है, तो उनको समझाने की कोशिश करो. क्या पता वो मान जाए कि पेरोल ना दिया जाए.
अगर वो नहीं मानते तो एटलीस्ट वो ये मान जाए कि पैरोल का टाइम रिड्यूस कर दिया जाए। अगर पैरोल का टाइम रिड्यूस करते हो तो आप 5-10 दिन 15 दिन के दौरान इंश्योर कर सकते हो कि सेफ्टी शांति और उसकी फैमिली की बनी रहे, और रघु पे भी आप नज़र रख सकते हो। ज़्यादा लंबा करोगे तो आपको भी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि एक रघु के लिए तो आप अपना काम धाम छोड़ के पूरे डिस्ट्रिक्ट को रघु के पीछे से लगा नहीं सकते। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस रघु के पीछे काम नहीं कर सकती। आप लिमिटेड टाइम पे करोगे ताकि थोड़ा सा फोकस रखा जा सके और कोई बड़ी वारदात, मिस हैपनिंग, क्राइम होने से बचाया जा सके। डीमेरिट यहाँ पे ये है कि मिनिस्टर अग्री नहीं करेगा ये कह के कि आप तो मुझे सिखा रहे हो, वो मिनिस्टर हैं, आप डीएम हो, देयर इज अ डिफरेंस। और फिर उसके बाद आपके ऊपर कंपल्सन होगी कि आपको जैसे मिनिस्टर चाह रहे हैं वैसे ही काम करना होगा। ये भी एक चैलेंज हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको थर्ड सिचुएशन के साथ जाना है कि आपको कन्विंस करना है मिनिस्टर को, और जिस तरीके के उनका नेचर है वो मान जाएंगे। ये आपको इस केस स्टडी में डेवलपमेंट बनानी थी। अब जब आप मिनिस्टर को कन्विंस कर दोगे, उसके बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रघु पे ध्यान रखा जाए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते की पैरोल आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे, और उस हिसाब से फिर हायर एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट्स जाएंगे, एंड इवेंचुअली कोशिश ये करोगे कि आप कम टाइम की पैरोल रिकमेंड करो, और उस टाइम पे आप रघु पे भी ध्यान रखवाओ। लिमिटेड एक्सेस दो रघु को, और रघु तक लोगों का लिमिटेड एक्सेस हो। उसके फॉर या अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशंस या उसके फेवर में कोई रैली नहीं होनी चाहिए, ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लोग उससे मिल ना पाए। शांति और उनकी फैमिली को थोड़े टाइम के लिए या तो डिस्प्लेस करो, वहाँ से कहीं और कुछ टाइम के लिए उनको रखो, या प्रोटेक्शन दो। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप ये ले सकते हो कि यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू द मेरिट्स, and surely you'll have to accept it with modifications. Hate the crime, not the criminal. Anyways, बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं आज। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ऑफ द केस स्टडी। देखो, सबसे पहली बात मुझे ये पता लग रही है कि आंसर बहुत लेंथी है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना था, तो 250, 275, 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट ये बहुत बड़ा आंसर है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आप इसको छोटा कर सकते थे। फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी में आपको रघु, विक्टिम, मिनिस्टर, एमएलए का पॉइंट एस्टैब्लिश करना था, वो आपने कर दिया है, फेयर इनफ। उसके बाद चैलेंजेस फेस्ड बाय द डीएम की बात जो हम करते हैं, डिनाइंग पैरोल टू अ हैबिचुअल ऑफेंडर मे गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो, हैबिचुअल ऑफेंडर को पैरोल जनरली मिलेगी नहीं, बट यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए कि डिनाइंग पैरोल टू अ पर्सन हु इवन दो इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर बट इज इन अ रिक्वायरमेंट डेस्परेटली फॉर पैरोल, बिकॉज उसकी मदर का देहांत हो गया है और फादर काफ़ी इल है, तो इवन दो ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर बट उनको ज़रूरत है, तो उस केस में डिनाई करना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है तो क्या उनके राइट्स छीन लिया, आपने डिनाई कर दिया? ऐसा नहीं होता है। कोई इंसान जो आपको पता है कि रेगुलरली मर्डर करता है या टेररिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, तो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स को पैरोल नहीं दी जाती है। और पैरोल देने के लिए आपके ऊपर कोई कॉन्शियंस की बात भी नहीं आएगी, एथिकल बिहेवियर की भी बात नहीं आएगी, मोरालिटी की बात नहीं आएगी, वो कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले वाले पॉइंट को थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। फिर मिनिस्टर की भी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो चैलेंज आएगा। प्रोटेक्शन देनी है। Erupting law and order situation if a conflict arises between Raghu and his supporters versus the village residents, ये तो केस स्टडी में आपको बोला ही नहीं है। विलेज रेजिडेंट्स ने रघु के फादर को ऑल्दो थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई थी, सजेशंस दी थी, बट यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होने वाली हैं, वो छोड़ दो। बिकॉज रघु हैबिचुअल ऑफेंडर इस सेंस में है कि उसको जिस चीज़ की जिद होती है वो वहाँ पे क्राइम कर रहा है, शांति के पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ पर क्राइम होने के चांसेस हैं, तो विलेजर्स का क्लैश नहीं होगा। रघु के यहाँ पे कोई बहुत बड़े सपोर्टर्स आपको केस स्टडी में क्लियरली मेंशन नहीं किए गए हैं, तो इस वाले पॉइंट को आप अवॉइड कर सकते हो, वर्ड लिमिट भी थोड़ी बचती। फिर आउटराइटली रिजेक्टिंग द पैरोल रिक्वेस्ट से रिलेशंस खराब हो सकते हैं एंड में रिजल्ट इनटू एंग्विश। अब एक चीज़ देखो कि आप पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हो। दूसरा, आप देखो अगर आप क्लियरली एक्सेप्ट करोगे तो इट में पुट द स्टेक ऑफ विक्टिम्स लाइफ, अगर वो दोबारा हमला कर दें तो दिस कैन नॉट बी अ कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, आपने दो जो एक्सट्रीम पोजीशन दिखाई है, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों बताओ एक लाइन में। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप टैबुलर फॉर्म में नहीं बताना चाहते हो, तो अगर आप एक लाइन में भी बताते हो, एक सेंटेंस में बताते हो, आपकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो सकता है कि आप एक ही बारी में दोनों चीज़ें बता दो कि आउटराइटली एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट may do this which is a merit but would also do this which is a demerit, hence I would reject this.
एक पैराग्राफ में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे किया है। तो आप मेरिट भी बताओ, सिर्फ डीमेरिट ही मत बताओ जिसकी वजह से आप रिजेक्ट कर रहे हो। दोनों एंगल्स को एसेस तो करो, वे करो। आपका डीमेरिट ज़्यादा हैवी है, उसके बेसिस पे आप रिजेक्ट कर रहे हो, बट मेरिट को भी तो वे करो साथ में, राइट। तो फिर कोर्स ऑफ एक्शन देख रहे हैं हम कि क्या करना चाहिए। आप मिडिल पाथ की बात आप कर रहे हो कि सबसे पहले तो पता लगाओ कि जो बात कही जा रही है कि रघु की मदर का देहांत और उनके फादर बीमार है कि नहीं, फेयर इनफ, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद पुलिस स्टेशन से आप रिपोर्ट्स गैदर कर रहे हो अबाउट रघुज बिहेवियर। रघु तो ऑलरेडी जेल में है, तो पुलिस स्टेशन से आप क्या पता लगाओगे? पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट बना के रघु को कोर्ट में पेश कर दिया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस स्टेशन के पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी रघु के बिहेवियर के बारे में, उनको तो पता है कि ये क्रिमिनल है। इनके बिहेवियर में जो चेंजेस होने के चांसेस हैं वो जेल में हुए होंगे, तो आपको जेल से रिपोर्ट मांगनी है, पैरोल भी उनको जेल से मिलेगी, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ये बंद नहीं है। फिर यूल मीट द मिनिस्टर इन पर्सन और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि वो मान जाएं कि विड्रॉ कर ले रिक्वेस्ट को, एज द मैटर माइट गेट सेंसिटिव और सिचुएशन खराब हो सकती है, ठीक है। और मिनिस्टर के जैसे पर्सपेक्टिव आता है और जैसी बात बनती है उसके बेसिस पे हायर अथॉरिटीज़ को आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दोगे। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोटोकॉल्स में आप रघु की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, विक्टिम को प्रोटेक्शन दे रहे हो, पब्लिक बिल्डअप इन सपोर्ट और अगेंस्ट रघु थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लिमिटेड एस्कॉर्टेड मूवमेंट में ही आप एक तरीके से रघु पर नजर रखना चाह रहे हो, ये भी पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया है, फेयर इनफ। ये जो 6th पॉइंट है ये मुझे समझ में नहीं आया है, इसकी जरूरत भी नहीं है। ज़बरदस्ती कोई एंगल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि रघु को एग्रीकल्चर पार्टिसिपेशन लिमिट करना, मनरेगा, एनएफएस, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्लियरली एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस स्टडी दी है जिसमें आपको 2 एंगल सेस करके मिडिल पाथ चूज करना है। यहाँ पे ज़बरदस्ती कोई पॉइंट मैन्युफैक्चर ना करो। अगर इसको आप ना लिखते तो आपके वर्ड्स कितने कम हो जाते, वर्ड लिमिट के अंदर आ जाते, सोचो। एंड देन यू विल टॉक अबाउट दी कंक्लूजन कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्सेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा वे करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ओवरऑल दिस इज अ गुड आंसर एंड आई वुड गिव दिस अ 9 आउट ऑफ 20। केस स्टडीज में काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हो। केस स्टडीज में स्कोरिंग अपना स्टैंस बनाया करो, बिकॉज जो एथिक्स में केस स्टडीज में आप मार्क्स खींचोगे वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। जो आपने केस स्टडीज में लीड बनाई होगी वो आपको कवर अप करेगी कमियां आपकी GS 1 to 3 में, और GS 4 में भी आपका जो स्टैटिक पोर्शन, थियोरेटिकल वाला पोर्शन पार्ट 1 है इन दी पेपर, वहाँ पर भी आपको कवर अप करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए और अच्छे सिंपल आंसर्स लिखने चाहिए। फैक्ट्स इस्टेब्लिश करो, स्टेक होल्डर्स के बारे में बताओ, मिडिल पाथ चूज करो, प्रॉपरली एसेस करो, प्रोज एंड कॉन्स बताओ हर चीज़ के, जितना हो सकता है उतना लिखो लिमिटेड वर्ड्स में, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, स्मैप में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड द समझो लर्निंग ऐप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।